और आते हैं देश के सवाल पर। जो सवाल हम उठा रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में क्या ओवैसी को अपनाएगी महाविकास अघाड़ी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से आदिवासी वोट बैंक खींच पाएंगे बीजेपी के चंपई सोरेन? सोरेन को सिंपैथी फैक्टर या बीजेपी बनेगी मास्टर? पवार वर्सेस पावर, क्या अपनाएगा परिवार? हरियाणा में हार के बाद एनडीए में कांग्रेस को कितनी अहमियत मिलेगी? ये तमाम सवाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं। ऋषभ तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरविंदर सिंह देओल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। बीडी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। डॉक्टर विमल कुमार शर्मा हैं, नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के। और अनिल गाडवे हमारे साथ हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। आप सभी का स्वागत है। दीपक झा जी भी हमारे साथ आएंगे। ऋषभ जी, महाविकास अघाड़ी की तरफ से हम बहुत सारे बयान अभी सुन रहे थे और लगातार उन बयानों में ये बताया जा रहा है कि साहब 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही चुनाव के नतीजे होंगे महाराष्ट्र की, अगर बात की जाए तो। देखिए, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो चाहे झारखंड का इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कैसे? मैं झारखंड से मैं आता भी हूँ। झारखंड मेरा होम स्टेट भी है और झारखंड के अंदर जो समस्याएं अभी देखी गई है, जो घुसपैठिया वहां पे पनप रहे हैं और जिस तरीके से वहां की सरकार उन्हें पनाह दे रही है और वो उन पे बिल्कुल मौन साधी हुई है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है झारखंड के अंदर, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफी चेंज बड़े पैमाने पे हो रहा है, खास करके संथाल परगना के अंदर। एक तो विषय झारखंड का है। दूसरा, महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया या अस्थिरता लाई गई राजनीति में, तो हमने कोई नहीं तोड़ा। जब हमने चुनाव 2019 में लड़ा था तो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था। प्री पोल अलायंस था, कोई पोस्ट अलायंस वो नहीं था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी के अंदर अति महत्वाकांक्षा बढ़ जाए और उसके अंदर स्वार्थ की राजनीति पनप जाए और वो खुद गठबंधन तोड़ के कहीं और सम्मिलित हो जाए, तो ये उनकी दशा तो है। महत्वाकांक्षा तो सर आपकी भी थी ना मुख्यमंत्री बनाने की, वो तो पूरी अब भी नहीं हुई। रिटर्न में हमने कमिटमेंट किया था क्या, या चुनाव मैनिफेस्टो में था? नहीं, वो तो अब भी नहीं हुई ना। वो तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनाने के बाद भी वो महत्वाकांक्षा तो बीजेपी की फिर भी पूरी नहीं हुई वहां पर मुख्यमंत्री बनाने की। हमारी महत्वाकांक्षा थी भी नहीं सर। ये आपको किसने कहा था? कोई आपको चिट्ठी भेजा था आपके चैनल को? नहीं, बताइए आप किस वजह से टूटा फिर गठबंधन? गठबंधन टूटा उनकी गलतियों से, उनके स्वार्थ से, उनके परिवारवाद से। वो अपने बेटा को लॉन्च करना चाहते थे और अपनी महत्वाकांक्षा बाला साहब ठाकरे जी ने संघर्ष करके आपकी महत्वाकांक्षा नहीं थी सुबह के 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाना? ये महत्वाकांक्षा नहीं थी? महत्वाकांक्षा बेशक नहीं थी सर। इसे फिर क्या था वो? नहीं कहते, परिस्थितियों सुबह के 6 बजे राजभवन में, सुबह के 6 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा देना क्या महत्वाकांक्षा का नजरिया नहीं था? बेशक नहीं था। जब वहां सरकार हमारे अनुकूल बनने जा रही थी, हम अस्थिर सरकार देना चाह रहे थे, ठीक है, फिर भी नहीं बन पाया। दीपक झा जी, नहीं बन पाए, समीकरण नहीं बने। अगर महत्वाकांक्षा होती तो देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर होते, से एकनाथ शिंदे जी को बड़े दिल दिखा के हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो हमारे लिए सत्ता सुख महत्व नहीं होता, सत्ता सेवा का साधन होता है। चलिए दीपक झा जी, आप किस नाम से उत्तर लेंगे तो मुझे जरा अच्छा लगेगा। किस नाम से? उत्तर तुरंत आना चाहिए जी, उत्तर तुरंत आना चाहिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मुझे मैं उत्तर ले लूंगा, मैं उत्तर ले लूंगा। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जो महत्वाकांक्षा की बात कर रहे थे, चलिए महत्वाकांक्षा तो सभी दलों की होती है, मैं उन दावों की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी कर रही है। क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा में बहुत सारे दावे थे, लेकिन हरियाणा में वो दावे कहीं नजर आए नहीं नतीजों में। आपने ये सवाल मुझसे किया है? जी जी पूछ रहे हैं जी, दीपक जी, दावे तो 400 पार के भी हुए थे। महाराष्ट्र में 45 प्लस के दावे हुए थे। बात करता हूं, फिर मैं बोलता हूं। कौन बोल रहे हैं? दीपक जी से सवाल था मेरा जी। मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठ के अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की, त्याग की भावना की, और पता नहीं क्या क्या बातें कर गए। ये बताइए कि अगर शिवसेना के पास 54 विधायक, 55 विधायक थे, अगर वो मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे तो बना देते। आप इतने हिंदूवादी थे और हिंदूवादी नेताओं को साथ लेकर चलना चाह रहे, क्यों नहीं बनाए भैया?
एक नाथ शिंदे चलती हुई सरकार को आपने तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ा, और 25-30 विधायक वो लेके आते और आप उनको सीएम बना देते। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? कौन सा हिंदुत्व के रखवाले बन जाते हैं आप? ये कहाँ से दो तरफा चरित्र लेके आते हैं, कहते हैं मैं त्याग और मैं फलाना और मैं ढिमका। ये सब बातें भाजपा को चलिए, वो शोभा नहीं सवाल देती। मैंने पूछ लिया। भाजपा- दीपक जी, आप बताइए, हाँ, मैं आपके बता- दावों का आधार क्या है? मैं बता रहा हूँ, भाजपा क्या है ना, घुसपैठिया पार्टी है। जहां जहां जिस जिस पार्टी में जिस जिस दल के साथ गठबंधन करती है उसको वो समाप्त कर देती है भाजपा। तो भाजपा वो परजीवी पार्टी बन गई है, जहां जहां जाती है उसको निगल जाती है। जो नरेंद्र मोदी जी दूसरी पार्टियों के लिए बोलते हैं, मैं आज भाजपा के लिए एक्सप्लेन करके बोल दे रहा हूँ कि भाजपा वो दानव रूपी पार्टी है, जहां जाती है जिस भी लोगों को आश्रय देती है उनको खत्म कर देती है। रही बात महाराष्ट्र की, आप देखिए महाराष्ट्र में चलती हुई ट्रेन में लोगों को गोली मार दी जाती है और उनसे नारे लगवाए जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा 2-4 दिन पहले किसी वहां पे एक पूर्व मंत्री का हत्या कर दिया जाता है। तो एक कानून व्यवस्था किस तरीके से तार तार हो चुकी है। सलमान खान के घर के सामने गोली चला दी जाती है। तो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, चलिए मैं सबको पहले शामिल कर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। मुझे आवाज ही नहीं आ जी रही। अनीश जी। तो ये जिस तरीके से भाजपा ने पूरे देश में गुंडा राज पैदा किया है, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार, वहां पे ठगी वसूली गैंग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। नए नए आए दिन गुंडा माफिया पैदा हो रहे हैं।